नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज ये हमारी 22वीं क्लास है। इसके पहले 21 क्लासें हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल होगा। क्या होगा? नारिकेल। चलते हैं आज के क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वह अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है, समाज उसे क्या कहता है? समाज उसे क्या कहता है? वह स्वयं सेवक। वह अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है, किसी के जोर दबाव में नहीं है, वह अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलिंद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मिलिंद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मिलिंद शब्द का समानार्थी शब्द भंवरा है। क्या है? भंवरा। क्या है? भंवरा। और इसके कौन कौन से समानार्थी शब्द हैं? जैसे मधुप हो गया, मधुप, मधुप, चंचरीक, चंचरीक, सिलीमुख, सिलीमुख और अली, अली, ये इसके समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी को ही पर्यायवाची बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मृति की रेखाएं किस लेखक की रचना है? स्मृति की रेखाएं किस लेखक की रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में हुआ था। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे गिल्लू। क्या हो गया? गिल्लू, गिल्लू, गीत पर्व, गीत पर्व, आत्मिका, आत्मिका और स्मारिका, स्मारिका। ये इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा मीठा किस प्रकार का विशेषण है? ज्यादा मीठा ये किस प्रकार का विशेषण है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब ज्यादा मीठा। और मीठा की विशेषता कैसी है? ज्यादा है। इसे आप नाप तोल नहीं सकते हैं। जो निश्चित मात्रा को बोध नहीं कराती है वो अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या कहलाती, चलते परिमाणवाचक कहलाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और निश्चित में जैसे 5 किलो और 2 किलो ये निश्चित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ये राशियाँ, राशियाँ, यहाँ चंद बिंदु लगेगी। ये राशियाँ शब्द का एक वचन है। जैसे कुछ शब्द होते हैं उनके एक वचन क्या हो? जैसे राशि का राशियाँ हो गया, रीति हो गया, रीति, रीत किसका एक वचन है? रीतियाँ, रीतियाँ, ये इसका, ये बहुवचन, इसका एक वचन है। और जैसे तिथि हो गया, तिथि, तिथि किसका है? तिथियाँ, तिथि का क्या हो गया? तिथियाँ, तिथियाँ, ये इसका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं अगर जाती तो ताजमहल देखती, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है? मैं अगर जाती तो ताजमहल देखती, ये हेतु हेतु मद भूतकाल है। कैसा काल है? हेतु हेतु मद भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? इसका मतलब होता है विलोम शब्द। अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब जानते हो? अनावृष्टि का मतलब होता है जहाँ बिल्कुल वर्षा ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल वर्षा ना हो।
और अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है जहाँ बहुत वर्षा हो, जहाँ बहुत वर्षा हो उसे अतिवृष्टि कहते हैं, जहाँ बिल्कुल वर्षा ना हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुंदेली किस उपभाषा की एक बोली है? बुंदेली किस उपभाषा की एक बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ये बुंदेली किस उपभाषा की बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? बुंदेली हो गई, जैसे बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रज भाषा। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पन्ना अच्छा है, ये नहीं होगा, ये पुल्लिंग शब्द है। हाथ अच्छा, ये भी पुल्लिंग शब्द हुआ। घी अच्छा, ये भी पुल्लिंग हुआ। हिंदी, ये स्त्रीलिंग है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? हिंदी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अज्ञे जी को काव्य आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये इन्हें कब मिला था? 1964 में। 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 1954 में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। और ये संविधान के 22 भाषाओं में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक भामह को माना जाता है। किसे माना जाता है? भामह को। और रस का प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। रस का प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। कब की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। और आधुनिक काल की? ये मैथिली शरण ये आधुनिक काल के कवि हैं। और भक्ति काल के तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं। और रीतिकाल के बिहारी ये रीतिकाल के कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। क्या होगा? लाघव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया है? जैसे दौड़ना, ये अकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना, ये भी अकर्मक क्रिया है। रूठना, ये भी अकर्मक क्रिया है। सकर्मक, ये पीना, ये सकर्मक क्रिया है। जैसे राम क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, शरबत पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, क्या पी रहा है? इसमें आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। और ये दौड़ना, मुस्कुराना और रूठना, ये अकर्मक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास की पहचान बताए। जहाँ पर यथा, अनु, भर, आ, ये शब्द पहले उपसर्ग के रूप में लगे मिल जाएं, वहाँ हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। इसकी संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? यश धन दा बराबर यशोदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राम तुम बैठकर पढ़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम तुम बैठकर पढ़ो, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य? आज्ञावाचक। जैसे कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, राम तुम बैठकर पढ़ो। और जैसे निषेधवाचक, इसकी पहचान क्या होती है? राम तुम ये काम नहीं करोगे, इसमें नहीं का बोध होता है, किसी काम को रोक देना। ठीक है। प्रश्नवाचक, जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहा है, राम तुम कहाँ से आ रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें अभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में लाघव चिन्ह कौन सा है? इसमें लाघव चिन्ह कौन सा है? ये लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह की पहचान क्या होती है? इसे शॉर्टकट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं डा, इसमें भी ये लगा दिया तो इसका मतलब हो गया डॉक्टर। पूरा नहीं लिखना पड़ता, ये शॉर्टकट में हो जाता है। और ये अर्धविराम है, अर्धविराम। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये उपविराम है, उपविराम। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, ये आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ। पा, फा, बा, भा और मा, ये ओष्ठ वर्ग में आता है। दांत में ता वर्ग आता है, और चा वर्ग तालु में आता है, और का वर्ग कंठ में आता है। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।